Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is the 7th lecture in the series जहां हम complete कर रहे हैं DSC 4th that is Perspectives on Public Administration and अभी हम Unit 2 कर रहे हैं. इससे पहले हमने Unit 2 के first and second lecture को देखा which was Scientific Management Theory by F.W. Taylor and then Elton Mayo's Human Relations Theory. अब इस वीडियो में हम करेंगे हर्बर्ट साइमन की Rational Decision Making Theory. सो लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट इट. सबसे पहले तो हर्बर्ट साइमन कौन थे? सो ही वॉज अ नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं एंड एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी हैं. बट उनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इज़ इन द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया एंड ही बिलोंग्स टू दी बिहेवियरल स्कूल. हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में देखा था कि वो दोनों थ्योरीज क्लासिकल स्कूल की हैं एंड दिस इज़ दी बिहेवियरल जहाँ पे साइंस और फैक्ट्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है रादर दैन थ्योरीज एंड नॉर्मेटिव अप्रोच. सो दिस इज़ अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग जिसमें वो बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं. सैटिस्फाइसिंग ही सेग्रीगेट्स द आइडिया ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ इन अ डिसीजन मेकिंग जिसको हम आगे देखेंगे. सो देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिसीजन मेकिंग थ्योरी बाय साइमन. सो बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग एल्स लेट्स लुक एट दिस कोट बाय हर्बर्ट साइमन जो कि वो अपने बुक में देते हैं. उनकी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर विच कम्स आउट इन 1947. आप इसको अपने आंसर में कोट भी कर सकते हैं. स्टार्टिंग एन आंसर विद अ कोट गिव्स यू बेटर मार्क्स. ज़्यादा अच्छा मार्क्स आप पा सकते हैं अगर आप एग्जामिनेशन में कोई आंसर लिख रहे हैं एंड यू स्टार्ट विद अ कोट, फिर उसका इंट्रोडक्टरी पैरा आप शुरू करें अगर समथिंग रिलेटेड टू दैट कोट. सो साइमन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में एक कोट देते हैं विच गोज़ लाइक डिसीजन मेकिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो इससे ये दिखता है कि कैसे साइमन बिलीव्ड कि डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. एक एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन वो ये भी कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग, बल्कि उसमें डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं है कि एक बारी कर ली एंड हो गया. डिसीजन मेकिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एंड वो हमेशा चलती रहती है. सो टू थिंग्स दैट कम्स आउट फ्रॉम हियर दैट हर्बर्ट साइमन सेज कि डिसीजन मेकिंग जो है इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंडली कि वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वन टाइम एक्ट नहीं है बल्कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. नाउ वाई डिड साइमन कम अप विद दिस थ्योरी? उनका क्या मोटिव था इस थ्योरी को लेके आने का? सो ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जो कि ये मानती थी कि ह्यूमन्स आर फुल्ली केपेबल एंड फुल्ली रैशनल टू टेक द बेस्ट डिसीजन पॉसिबल. क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज थी वो ये मानती थी कि ह्यूमन्स जो हैं उनके पास पूरी कैपेसिटी है बेस्ट डिसीजन लेने की. बट साइमन कम्स अप विद द आइडिया ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी कि ह्यूमन्स के पास पूरी रेशनैलिटी नहीं होती है, वो कभी भी बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बल्कि एक लिमिटेड टाइम और मेंटल कैपेसिटी में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो बेटर सूटेड ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि हर्बर्ट साइमन डिवाइड्स एवरी डिसीजन इनटू टू पार्ट्स. हर्बर्ट साइमन के द्वारा एक डिसीजन के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ द फैक्ट पार्ट एंड सेकेंड इज़ द वैल्यू पार्ट. फैक्ट पार्ट वो होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि डेटा के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है, साइंटिफिक डेटा जिसमें इंक्लूड होता है, जो एम्पिरिकल नेचर का होता है. ये हो गया फैक्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. एंड दूसरा होता है वैल्यू जो कि किसी एक पर्सनल जजमेंट से निकल रहा होता है या फिर सोशल फैक्टर्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं एंड दैट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर. सो साइमन सेज कि फैक्ट्स और वैल्यूज़ किसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करी जानी चाहिए. सो इट शुड ऑलवेज बी द फैक्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग जिसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करी जानी चाहिए. देन ही गिव्स 3 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कि चलो हमने वैल्यूज़ को साइड हटा दिया, हमने फैक्ट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी शुरू करी. अब वो डिसीजन मेकिंग के 3 स्टेजेस देते हैं.
Those 3 stages are intelligence activity, then design activity and then choice activity. Let's try to learn them one by one. So सबसे पहले आती है intelligence activity. This is the first step of the decision making process by Herbert Simon. फर्स्ट स्टेज का क्या काम होता है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई काम करना है जिसका सल्यूशन चाहिए. अब आपको उसके लिए पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या. अगर लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एंटायर डे यू थिंक अबाउट अब पढ़ेंगे बट नहीं हो पा रही है. बट अगेन आप बस सोचते हो एंड यू कांट कम अप विद अ सोल्यूशन. वाई कांट यू कम अप विद द सोल्यूशन? क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है. सो द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके. अब अगर आप पूरे अपने रूटीन को देखोगे दिन भर के, देन यू कैन फिगर आउट कि अच्छा मेरा ज़्यादा टाइम में भी सोने में जा रहा है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है. तभी तो आप सोल्यूशन के साथ आओगे कि नेक्स्ट दिन से मैं सोना कम करूँगा या करूँगी, देन मेरी पढ़ाई हो पाएगी. सो दिस इंटेलिजेंस एक्टिविटी डील्स विथ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. देन कम्स द सेकेंड स्टेज विच इज़ कॉल्ड द डिज़ाइन एक्टिविटी. सो डिज़ाइन एक्टिविटी में क्या होता है कि यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम. अब उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, नॉट जस्ट वन सोल्यूशन बट मल्टीपल सोल्यूशंस. अब आप अलग अलग बेसिस पे आप अलग ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू करते हो कि चलो प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर ली. अब सेकेंड स्टेज डिज़ाइन एक्टिविटी में आप देखते हो कि इस प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशंस हो सकते हैं एंड यू लिस्ट मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम. मान लीजिए सरकार को ये देखना है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है एक सिटी में, तो उसके वेरियस सॉल्यूशंस हो सकते हैं दैट दे कैन कम अप विद. कि हम ये कर सकते हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स को कम कर दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने को कहा जाए लोगों को, या फिर कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लेके आ सकते हैं हम कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको यूज़ नहीं करना है, उनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है. एंड ऐसे मल्टीपल सॉल्यूशंस आप लेके आ सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेज वाज कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. सेकेंड स्टेज इज़ कि उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस को देखो कि ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं. Then comes the third part of the decision making, the third stage, जिसको कहते हैं choice activity. So choice activity में क्या होता है, which is very obvious कि आपने अगर सारी solutions को एक list down कर लिया है, then choice activity में आप एक choice बनाओगे कि इन सारे alternatives में से सबसे ज़्यादा अच्छा alternative, सबसे ज़्यादा अच्छा solution हमारे लिए क्या हो सकता है, which is faster, cost effective, more efficient. सो बेसिकली सबसे अच्छा डिसीजन इसमें से कौन सा हो सकता है. सो दीज वर दी 3 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमन. एंड इससे हमें ये पता लगा कि हाउ हर्बर्ट साइमन सेड कि कैसे हम कभी भी बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं हमारे पास. उसी के हिसाब से इन्होंने दिया है ये 3 स्टेजेस. बिकॉज सी इन द सेकेंड स्टेज यू ट्राई टू फिगर आउट कि मल्टीपल हमारे पास सोल्यूशंस हैं, एंड देन थर्ड स्टेज में उन सारे सॉल्यूशंस में से यू टेक वन सॉल्यूशन आउट. अब हम देखते हैं आफ्टर दिस कि साइमन सेज कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में या हर ऑर्गेनाइजेशंस में 2 टाइप के डिसीजंस हो सकते हैं. वो 2 टाइप के डिसीजंस क्या होते हैं, प्रोग्राम डिसीजंस एंड सेकेंड आर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट प्रोग्राम डिसीजंस फर्स्ट. तो प्रोग्राम डिसीजंस वो होते हैं जो रूटीन डेली बेसिस पे आप करते हो, रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, और उनके कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं. जैसे कि कोई स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मंथली लोगों को सैलरीज देनी होती हैं और मंथली अप्रूवल चाहिए होता है ऑफिस से मंथली एक्सपेंस निकालने के लिए. तो ये एक डेली बेसिस पे हो गया या रूटीन थिंग हो गया जो कि हर समय होती रहती है, और इसके कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं. अब मान लो इसमें से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई बंदा आता है कि मैंने तो 2 दिन की छुट्टी ली थी, अब आप मुझे 3 दिन के पैसे नहीं दे रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसका एक रूटीन सॉल्यूशन है कि आप चेक कर सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर हर ऑर्गेनाइजेशंस में जो होती है कि कौन बंदा किस दिन आया था, कौन नहीं आया था. सो दिस इज़ सो ईजी टू हैंडल. बट देन सेकेंड इज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, वो नए होते हैं, जिसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन पहले से पता नहीं होता है लोगों को,
और इसका कोई नया सोल्यूशन निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सोचे कोविड टाइम्स पे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे नए नए जिसका सोल्यूशन हमें पहले से पता ही नहीं था। सो दीज आर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। और प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं, सिंस इसका सोल्यूशन हमें पहले से पता होता है, तो इसको डेलीगेट भी किया जा सकता है। डेलीगेट मतलब जो ऊपर के अथॉरिटीज़ होते हैं वो नीचे अपने अथॉरिटीज़ को ये काम ईजिली दे सकते हैं कि चलो the solution is certain, the solution is known, then this can be delegated. But जो non-program decisions होते हैं, these are generally dealt with higher level of administration. उनको delegate नहीं किया जा सकता है। Now let's try to see Herbert Simon का concept of bounded rationality. हमने पहले भी देखा था कि कैसे हर्बर्ट साइमन सेज कि कोई भी एक इंसान फुल्ली रैशनल नहीं होता है और वो बेस्ट डिसीजन तो कभी ले ही नहीं सकता है। वो बस अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से एक सबसे कम ख़राब डिसीजन को चूज़ कर सकता है जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। सो उनका ये कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आता है? बाय बाउंडेड रैशनैलिटी। सो द मीनिंग ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इज़ दैट लोगों के पास हमेशा फुल रैशनैलिटी नहीं होती है बल्कि बाउंडेड रैशनैलिटी होती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। लिमिटेड डेटा हो सकता है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड लेट्स से मेंटल कैपेसिटी, एंड पीपल आर नॉट गुड इनफ, नॉट परफेक्ट टू मेक द बेस्ट डिसीजन। इसीलिए जो डिसीजंस होते हैं वो सेटिस्फाइसिंग होते हैं। सेटिस्फाइसिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सेटिस्फाई एंड सफाइस। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, एंड सफाइस का मतलब हो सकता है इनफ। सो इट्स ऑलवेज द सेटिस्फाइसिंग डिसीजन एंड नॉट द बेस्ट डिसीजन। नाउ हमने पहले भी देखा कि कैसे ये लेके आते हैं जो इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट है इन क्लासिकल थ्योरीज। तो साइमन सेज कि वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है बिकॉज पीपल कैन नेवर टेक द बेस्ट डिसीजंस ऑफ द बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास लिमिटेड रैशनैलिटी होती है। सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग। अब रीजंस क्या क्या हैं बिकॉज ऑफ दिस बाउंडेड रैशनैलिटी और नॉट फुल रैशनैलिटी? सो साइमन सेज कि सबसे पहले तो कॉग्निटिव लिमिटेशंस है। कॉग्निटिव मतलब आपके ब्रेन रिलेटेड, मीन्स जो दिमाग है वो कांट प्रोसेस एवरीथिंग। योर ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस एवरीथिंग एट अ सिंगल टाइम एंड टेक द बेस्ट डिसीजन. So first factor is cognitive limitations. Then second is the factor that we don't always have the complete information about everything. Second is incomplete information, क्योंकि हमें अगर कोई डिसीजन लेना है और उसके लिए हमें कोई मान लो डेटा देखना है, हो सकता है हमसे कोई डेटा मिस हो जाए या वो डेटा इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें समझ नहीं आ रहा. सो बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी वी कांट हैव द फुल रैशनैलिटी. Then third is time constraints, which is always the factor in administrative field या किसी भी ऑफिस में. You have to take the decisions, you have to do the assigned tasks बहुत कम समय में. So हो सकता है कि आपको और ज़्यादा समय मिलता तो आप और ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते, अपना काम अच्छे से कर पाते, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट you can't always have the full rationality. The fourth reason can be organizational constraints, मतलब कुछ rules, hierarchical budgets हो सकते हैं. Again, time can be one of the factors organization में जिसकी वजह से bounded rationality ही हो पाती है लोगों में. Then fifth one is problem can be too complex for you. Then sixth can be emotional biases या फिर कुछ personal factors जो कि एक जजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए, इमोशनल फैक्टर्स हो गए जिसके वजह से आप कुछ और डिसीजन ले सकते हैं विच इज़ नॉट दी परफेक्ट डिसीजन इन द मोमेंट. अब इन सारे जो भी रीजंस है बाउंडेड रैशनैलिटी के और पूरी फुल कैपेसिटी में डिसीजन ना ले पाने के, इसके लिए कुछ सजेशंस भी देते हैं हर्बर्ट साइमन. ही जस्ट नॉट एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम्स बट वो उसके सोल्यूशन भी देते हैं. सो वो सोल्यूशन क्या देते हैं? सबसे पहला इज़ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना टू प्रोसेस द डेटा. बिकॉज हमने सबसे पहले ही रीजंस में देखा था बाउंडेड रैशनैलिटी कि कैसे कॉग्निटिव लिमिटेशंस हो सकते हैं या फिर डेटा को हम अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा सकते हैं जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है. सो टेक्नोलॉजी कैन डू इट बेटर दैन अस. दैट्स वाई फर्स्ट कैन बी द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. देन सेकेंड इज़ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन. सो हर्बर्ट साइमन आर्ग्यूज़ कि अगर हम बेटर कॉग्निटिव स्किल्स वाले लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे देन और उनका ट्रेनिंग भी अच्छे से कराया जाएगा और उन लोगों को ही लेंगे उस पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दैट दे आर स्किल्ड इन देयर स्पेसिफिक टास्क्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बेहतर तरीके से लिए जा सकते हैं.
देन द थर्ड थिंग दैट ही सेज इज कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो एंड देन पीपल विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि उनको स्मॉलर टास्क असाइन किए जाएंगे तो उनको वो अच्छे से कर पाएंगे. देन द नेक्स्ट वन इज़ दैट कि फैक्ट और वैल्यू क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि हर्बर्ट साइमन सेज कि वैल्यूज़ का या नॉर्मेटिव ओपिनियंस का कोई रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में. इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. देन नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक. सो साइमन ऑल्सो सेज कि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं अगर सरकार के हम नज़रिए में देखें तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं वो हमेशा किस बेसिस पे लेने चाहिए, तो वो इस बेसिस पे लेने चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए. सो इसके लिए लोगों से कम्युनिकेट करना और फीडबैक लेना बिकम्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स. देन द लास्ट सजेशन दैट ही गिव्स इज़ यूज़ ऑफ कमिटीज़, बिकॉज एक इंडिविजुअल जो डिसीजन लेगा उसके पास कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट अगर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी तो उससे इंडिविजुअल लिमिटेशंस को हम ख़त्म कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अकेले कोई डिसीजन लेना है तो आपको सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती हैं. लेट्स से इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, सोशल फैक्टर हो गए किसी एक डिसीजन के, बट सामने वाले बंदे को वो सारी चीज़ें पता हो सकती हैं. एंड ऐसे ही इफ़ एवरीवन नोज़ सर्टेन थिंग तो एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग में सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं. इसीलिए ही प्रेफर्स यूज़ ऑफ कमिटीज़ एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ओवर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. सो दिस वाज इट अबाउट द रैशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ हर्बर्ट साइमन. एंड इसमें हमने उनके वर्क्स देखा कि क्यों इस थ्योरी को लेके आते हैं. देन उनका एक कोट देखा दैट डिसीजन मेकिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट एंड वैल्यू स्टेटमेंट, देन 3 स्टेजेस, फिर बाउंडेड रेशनैलिटी और सैटिस्फाइसिंग. यू कैन यूज़ दिस ऑर्डर ओनली इफ़ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड यू कैन मे बी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ पैराग्राफ और 2. तो इससे आपका एक बेटर आंसर कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. एंड अगर आपको ये पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए DSC 4th के जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिए गए हैं तो आप प्लीज़ हमारे ऐप को चेक कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन द नोट्स. या आपको आगे अगर CUET PG की भी तैयारी करनी है देन कोर्सेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन आवर ऐप. उस पर भी अगर आप तुलिका 10 कूपन अप्लाई करते हैं देन यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट. थैंक यू सो मच.